हेलो दोस्तों, एक्स स्मार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम भौतिकी का जितने भी आज तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी का एनालिसिस कर रहे हैं। जितने भी PYQ हैं उन सभी का एनालिसिस कर रहे हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था यांत्रिकी में हमने 4 टॉपिक को क्लियर किया हुआ है। आज हमारा 5वां टॉपिक है एनर्जी, ऊर्जा, जो हम लोग करने वाले हैं। पीछे किए गए जितने भी टॉपिक्स थे उन टॉपिक का बाप है ये, यानी क्वेश्चन के मामले में इनका जो किसी भी एग्जाम में वेटेज जो होता है, चाहे वो RRB हो, SSC हो, डिफेंस हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम क्यों ना हो, उसमें इसका वेटेज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो देखिए, हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर कर लिया है। वर्क कर लिया है, पावर कर लिया है, द्रव्यमान कर लिया है, न्यूटन गति के नियम कर लिए हैं, और आज हम लोग करने वाले हैं एनर्जी। और ये एनर्जी जो है क्वेश्चन ऑफ वेटेज के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक फार्मूला बेस्ड यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका आसानी से बन जाएगा। और आज जो हम लोग करने वाले हैं ये बहुत ही शानदार सेशन है। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हम लोगों ने चूज किया है कि वो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीटेड होता ही होता है। एक फिगर वाला क्वेश्चन है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और एक आप लोग के लिए वो सरप्राइज है जो क्वेश्चन हमने लास्ट में रखा हुआ है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम बता देना चाहेंगे कि जो भी इस चैनल में नए हैं वो एक्स स्मार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन के प्रेस करने से हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा रहेगा। और मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये चैनल स्टडी पर्पस से और अन्य पर्पस से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी वैकेंसीज़ हैं उन सभी के बारे में आपको अपडेट्स मिलते हैं। जितने भी सरकारी नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उन सभी का अपडेट्स आपको इस चैनल से मिलता रहेगा। यानी एक न्यूज़ के तरीके से आपको हेल्प करेगा ये एक्स स्मार्ट एकेडमी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। जो आज हमारा ऊर्जा का पार्ट है, एनर्जी का जो पार्ट है, उसका सर्वप्रथम हम लोग परिभाषा के बारे में जानेंगे। परिभाषा क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, है ना। जो भी वस्तु है या कोई भी इंसान है जो कार्य कर पाएगा, उसकी के क्षमता जो होता है, कार्य करने की उसकी जो क्षमता होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भौतिक विज्ञान में बहुत अधिक उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है। अभी हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया कि ये ऊर्जा जो है ये पीछे किए गए चैप्टरों का बाप है, कि हर एक चीज़ में इस वर्ड का यूज किया जाता है, हर एक चैप्टर में यूज किया जाता है। तो जो किसी वस्तु का वह गुण होता है, यानी ऊर्जा, जो का सेंस ऊर्जा से आ रहा है कि ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। यानी आपको हम पहले क्लास में भी बताए हैं, और जो पहले क्लासेस का वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए, एक एक करके सारे वीडियो को देख लें, उसमें बहुत सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। तो हम बता चुके हैं, फिर से एक बार बता देना चाहेंगे कि ऊर्जा जो है वह ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या होता है सर, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरित होता है या स्थानांतरण होता है इसका। हम लोग इसे उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते। अर्थात ऊष्मा संरक्षित रहती है या संरक्षण के नियम की पालन करती है। क्या होता है कि ऊर्जा जो है वो सुरक्षित रहती है या फिर सुरक्षा के रहने का पालन करती है, कि सर एक रूप से दूसरे रूप में यह परिवर्तित होती है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा आगे करने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऊर्जा का मात्रक, कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है। ऊर्जा का मान क्या होता है, जूल में किया जाता है। ऊर्जा का जो मापन है उससे हम लोग किससे करते हैं, जूल से करते हैं। अर्थात ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है, जूल होता है। अगर हम उसका मापन जूल से करते हैं तो मात्रक भी उसका क्या होगा, जूल होगा। ऊर्जा के मापन में जूल शब्द महान भौतिकवादी, जो ऊर्जा का जो मापन जूल जो पढ़ा वो किससे पढ़ा, इसके बारे में, कि महान एक भौतिज्ञ थे, भौतिक विज्ञान के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, जेम्स फॉरेस्कॉट जोले, है ना। जेम्स फ्रेस्कॉट जोले के नाम पर दिया गया है, जिन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी योगदान
दिया था। इसने भौतिकी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। इसी के नाम पर ये जो लास्ट वाला जोले वर्ड है, इसी के नाम से, यानी जोले जूल होगा, जूल जो इसका नाम का लास्ट जो है सफिक्स है, उसी के नाम पर इसका मापन रखा गया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि ऊर्जा के प्रकार के बारे में। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ऊर्जा कई रूप में हो सकती है। ऊर्जा की क्या है, विभिन्न रूप है, और ये कई रूपों में हो सकता है, क्योंकि ये स्थानांतरण होता है, तो जिस फॉर्म में जाएगा उसका वह एक प्रकार हो जाएगा। जैसे उसमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि, यानी इस प्रकार से बहुत सारे ऊर्जा है, लेकिन सामान्यतः इसे दो प्रकार की हो सकती है। यानी किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और ऊर्जा जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक गतिज ऊर्जा होता है और एक स्थितिज ऊर्जा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा क्या है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उसमें एक ऊर्जा निहित होती है, उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी वैसा ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होता हो, वैसा ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होता हो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात वस्तु के गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो बल के कारण वस्तु गति करना शुरू कर देती है। जैसे बॉल ही है, तो बॉल को हम जब धक्का मारते हैं तो क्या होता है, वो गति करना स्टार्ट कर देता है, लुढ़कना स्टार्ट कर देता है, तो वो उस समय उस बॉल का क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अर्थात हमारे द्वारा लगाया गया बल या कार्य वस्तु में स्थानांतरण हो जाता है, यानी हमारा एनर्जी लॉस होता है और वो एनर्जी किस पे चला जाता है, उस बॉल पे चला जाता है, यानी स्थानांतरण हो गया। और इस कार्य के कारण वस्तु गति करने लगती है। तो जैसे उसमें हमारा ऊर्जा जाएगा वो क्या कर लेगा, गतिज ऊर्जा को धारण कर लेगा। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में भविष्य में कार्य करने के लिए एक प्रकार की ऊर्जा निहित रहती है ना। यानी इसका कहने का मतलब है कि वह, जैसे हम किसी भी गेंद को है या किसी भी पत्थर को कुछ ऊंचाई तक उठा के हम रखे हुए हैं, तो उठा के रखे हुए इसका मतलब इस पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा निहित है। इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा निहित है। यानी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा वस्तु में संचित रहती है, जिसका उपयोग वस्तु कार्य करने के लिए कर सकती है ना। ये क्या होता है कि वो जो ये स्थितिज ऊर्जा है उसमें निहित होती है, पता नहीं चलता, बट उसमें कार्य करने की क्षमता वो होती ही होती है। देखिए अगला है, हम लोग रूपांतरण के बारे में जान रहे थे कि सर वो किससे कैसे फॉर्म में रूपांतरण होता है। तो देखिए सौर सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो जो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला चैप्टर के बारे में जानकारी था। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सभी हम लोग एनालिसिस के एक अलग स्लाइड में दिया हुआ है, वो आप पीडीएफ के माध्यम से उसको पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर वहाँ से भी आप ऐड नहीं हो पाते हैं तो टेलीग्राम में जाके एक्समार्ट एकेडमी आपको सर्च करना है, या डिस्कशन ग्रुप हो या चैनल हो, किसी एक में ऐड हो जाना है, जिससे आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ ये वीडियो का पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए हमारा आज का पहला प्रश्न है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो गिरते हुए पिंड का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। अब बोल रहा है कि सर कोई भी एक पिंड है, किसी ऊंचाई से गिर रहा है, ये जो पिंड है ये गिर रहा है, और क्या बोल रहा है कि वायु पर उसका जो प्रतिरोध लगेगा, गिरने पर वायु का जो प्रतिरोध लगेगा उसको नगण्य मान लो, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो मैं बता देना चाहूँगा, किसी भी वस्तु का
जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होता है, इन दोनों का जो योग होता है, इन दोनों का जो योग होता है वो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। इन दोनों का योग का क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। और हमेशा किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर डी बराबर होता है। कहने का मतलब स्थिर होता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है वो क्या होता है, स्थिर होता है। देखिए इस तरीके से आप जान सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। यह ऊर्जा संचरण नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान होता है। समान कहने का मतलब स्थिर होता है। तो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा घटेगी वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ये चीज़ समझ रहे हैं, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी इन दोनों का जो योग होगा वो हमेशा ही हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अब बोल रहा है कि इससे आपको पता लगाना है ऑप्शंस में कि किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, द्रव की, प्लाज्मा की, ठोस की और गैस की। आप ठोस, द्रव और गैस के बारे में जान रहे होंगे, ये तीन अवस्थाएं हैं और किसी भी पदार्थ का चौथा अवस्था जो होता है वो प्लाज्मा होता है। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, गैस। कि गैस फॉर्म में जब कोई भी पदार्थ या कोई भी कण रहता है तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वो अधिक होता है। ठीक है, आप यहाँ से इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक घर में एक माह में 9 × 10⁻⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी। अब क्या बोल रहा है कि किसी घर में जो ऊर्जा का खपत हुआ है वो कितना हुआ है कि 900 × 10⁻⁶ जूल। तो इसका इकाई में ज्ञात करने बोल रहा है। तो इकाई कहने का मतलब यूनिट बोल रहा है। तो एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक यूनिट बराबर क्या होता है, देखिए इसका हम लोग स्लाइड लेके समझते हैं कि एक यूनिट बराबर क्या होता है। एक यूनिट हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में चर्चा किए हैं कि एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, कैसे होता है, ये सब हम निकाल के बताए हैं प्रीवियस वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में जाएं और प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करके आप हमारे साइंस भौतिकी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्रीवियस वीडियो से इन सभी के बारे में जान सकते हैं। तो एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट और 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल। यानी कि एक यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल यहाँ पर हो गया। अब कुल ऊर्जा जो है हमको यूनिट में फाइंड करना है। तो कुल ऊर्जा का यूनिट फाइंड कैसे होगा, कुल ऊर्जा तो कुल ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, कितना खपत हुआ है, 900 × 10⁻⁶ जूल। और 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जूल जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁶ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो और ऐड हो जाएगा। तब जाके ये हमारा आंसर क्या देगा, 9 4 जा 4 यानी 250 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। 250 यूनिट जो होगा वो आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 250। देख लिए कैसे फॉर्मूला का यूज करना और किस तरीके से जाना, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल जो होगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को में बदल देता है, यानी किस में बदल देता है, अपनी स्थिति ऊर्जा को किस में बदल देता है। तो जैसे ये स्प्रिंग है
आप इसको कंप्रेस करके इतना छोटा कर दिए, कंप्रेस करके इतना छोटा कर दिए। अब जब भी इसको आप कंप्रेस यानी दबाए हैं तो इतना छोटा हो गया, जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, जंप करना स्टार्ट करेगा, जंप करना स्टार्ट करेगा, यानी उस पर क्या आ जाएगा, गति आ जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देगा, गतिज ऊर्जा में, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि जब भी स्प्रिंग को दबाकर छोड़ दिया जाता है, संपीड़न का मतलब होता है दबाना, कंप्रेस करना, अगर कंप्रेस करके उसको हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए ये क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा जा चुका है, सिर्फ 2018 में बांध से रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न पूछा जा चुका है ग्रुप डी के 2018 वाले एग्जाम में। तो बांध का जो पानी होता है, तालाब का जो पानी होता है वो क्या होता है, गति में होता है या स्थिर होता है, बताइए। तो सर आप बोलेंगे कि स्थिर में होता है। तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, यानी स्थिरता के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यानी पीछे जितना भी हमने बताया उससे बहुत सारे क्वेश्चन, यानी 60 to 70% क्वेश्चन आपका सॉल्व होता चलेगा, आप देखते रहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त हो। अब देखिए यहाँ पर आ गया गति, अब गति के कारण इस पे ऊर्जा की बात हो रही है, तो गति के कारण ऊर्जा की बात हो रही थी, इसका ऊर्जा कैसा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। यानी क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि यह पूछ क्या रहा है और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी, यानी एक बहुत ही अच्छा आप लोग का तोहफा होगा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। अब ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास जब हम लोग मात्रा पढ़ रहे थे उस समय हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को समझे हुए हैं, तो इस पे भी हम लोग समझेंगे कि ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई होती है वो क्या होती है। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई आप पूछ करके इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ये आप लोग के लिए HW है। ठीक है, पुश करके आप हम लोग को इसका कमेंट में आंसर दीजिए, हम बता दे रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है ना। क्या कह रहा है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ये चीज पूछ रहा है। तो किसके अनुरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गति के अनुरूप। गति की अगर गति अधिक होगी तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, अगर गति धीमी होगी तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, धीमी होगी। तो गति के अनुरूप ही वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। समझ रहे, एकदम क्वेश्चन लल्लन टॉप क्वेश्चन है आप लोग का। ये क्वेश्चन आप सिर्फ देखोगे और आंसर क्लिक करोगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि गतिशील यानी गति में होना चाहिए, है ना, कि किसी वस्तु में उसकी गतिमान स्थिति के कारण ही क्या होता है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बदलती है, यानी कम होती है या अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्योंकि गति का कहीं पर चर्चा, देखिए यहाँ पर है चर्चा, वजन और इसके स्थान, गति का कोई चर्चा नहीं। द्रव्यमान और इसके स्थान, गति का कोई चर्चा नहीं। द्रव्यमान और त्वरण इसमें भी नहीं, इसमें है बट एग्जैक्ट गति का नहीं है। तो किस पे है, डी पे है, यानी द्रव्यमान और वेग, इस पर गति का चर्चा है। तो इसी के कारण क्या होगा, गतिज ऊर्जा यानी इसी पर क्या होगा, निर्भर होगा। ठीक है, इसका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं क्या है कि किसी वस्तु में उसकी गतिमान स्थिति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गतिशील ऊर्जा की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। आप इस फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो किस पर डिपेंड होगा, एक तो मास पर और दूसरा वेग पर, वेलोसिटी पर। ठीक है, इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को आप एक दूसरे से रिलेट करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे कि जल से जो विद्युत बनाया जाता है, जल विद्युत गृह यानी जहाँ पर जल के द्वारा विद्युत का निर्माण होता है, वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है, यानी कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जल क्या है कि सर वो बहेगी,
बहेगी यानी क्या होगी, गति में आएगी, और जब वो गति में आएगी तो उस पर कौन सा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा सर। यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए समझने का यानी रिलेट करना है ना, कि पानी जो है वो कैसे ऊर्जा को उत्पन्न करेगी, गति के कारण, ठीक है। तो इसका गतिज ऊर्जा आंसर हो जाएगा। देखिए यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है तो उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो जल विद्युत गृह में गिरते हुए या बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, क्या बोले हम अभी वही ना बताएं कि उसके गति के कारण ही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी बहते हुए या गिरते हुए, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा। यानी गतिज ऊर्जा को ही वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रही है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को देख के आपको बताना है कि किसमें स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला गया है। तो एक पटाखे का विस्फोट, नो सर। एक टॉर्च को ऑन करना, नो सर। टॉर्च को ऑफ करना, नो सर। एक पेंडुलम को झुलाना मतलब उसको बार बार हम धक्का दे रहे हैं तो उसका जो स्थितिज है, जैसे ये होता है ना पेंडुलम, ये जो हिलते रहता है इसी को कहते हैं पेंडुलम। तो ये जो है ये क्या हो रहा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा को यह गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, टॉर्च को ऑन या ऑफ करना क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करना होता है। इसी वजह से पेंडुलम का झूलना ही हमारा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग, वाह अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के, जब भी गुना वाला क्वेश्चन आए फॉर्मूला लगाइए, गुना बैठाइए और सीधा आप इसका आंसर कर दीजिए। क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, है ना। क्या कह रहा है कि किसको 3 गुना कर दे रहा है, संवेग को 3 गुना कर दे रहा है। तो जब संवेग को 3 गुना करेगा तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो सबसे पहले हमको समझना होगा गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको बता दें कि जो गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध होता है वो क्या होता है, एक फॉर्मूला बेस्ड है ये कि K = P²/2m होता है। यानी K जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, K जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और P जो है वो इसका हो जाएगा आपका संवेग, और M हो जाएगा द्रव्यमान, और K हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यानी यही जो है इसका संबंध बनाता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m गतिज ऊर्जा k तथा वस्तु का संवेग क्या होगा, p होगा। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होगा, K = P²/2m, यही होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी K1 बराबर क्या हो जाएगा, 2p², 2 गुना कर दिए और नीचे 2m। तो क्या हो जाएगा, तो इसके बाद हो जाएगा आपका 3 गुना का बोल रहा है ना, सॉरी 2 गुना कर दिए, 3 गुना हो जाए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा, P²/2m। तो कितना गुना हो गया सर, 9 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जब भी किसी संवेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए या 3 गुना कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए नहीं, कर दिया जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो है, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है, यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे ब्लैंक होगा, खाली होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन, यानी यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और कौन से ऊर्जा का योग है। हमने पहले ही बताया, देखिए ये 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन है, ALP में ही पूछा गया है। ठीक है, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट में ही पूछा गया है, और 2018 का ही शिफ्ट है, एक 10 तारीख को, एक 13 तारीख को, एक शिफ्ट 1 में और एक शिफ्ट 3 में। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन बनाया है कि 3 दिन में ही पूछा, यानी रिपीट किया है। और ये
यानी लोको पायलट का ही क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किसका किसका योग है, गतिज ऊर्जा और किसका, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। अब बात हो रहा है कि रबड़ बैंड को जब खींच लिया जाए, उसको खींचेंगे तो उसमें किस प्रकार का ऊर्जा निहित होगा, तो कैसा होगा, स्थितिज ऊर्जा। यानी उसको हम खींच के छोड़ दिए हैं, तो छोड़े हैं यानी छोड़े नहीं, खींचे हुए हैं, तो खींचे हुए हैं तो उसके अंदर एक स्थिति उत्पन्न हुई है और उसी स्थिति के कारण यह क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और जैसे उसको हम लोग छोड़ेंगे वो गति में आएगा, तब गतिज ऊर्जा होगा। देखिए कि किसी वस्तु के विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा ही उस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, जहाँ m द्रव्यमान, g घूर्ते त्वरण और h ऊंचाई है, ऊर्जा का मात्रक जूल है, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये तो एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। देखिए ALP 2018 में पूछा गया है कि किसे, तो ऊर्जा को। हम लोग पहले ही पढ़े सर, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, तो गतिज ऊर्जा का अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सर, हाफ mv²। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा हो गया यानी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का पूछेगा तो mgh, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो mgh, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी है और ये इसका काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए हम अभी बोले कि गुना वाला क्वेश्चन जब भी बोलेगा ना, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन जाता है। जब भी गुना बोल दिया जाए तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत ही शानदार हो जाता है। तो देखिए के यानी गति में है, गति में स्थानांतरित हो रहा है मतलब गति में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, काइनेटिक एनर्जी, के बराबर हाफ mv²। अब K1 हम ले लेते हैं, तो K1 जब लेंगे तो क्या बोल रहा है कि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए, यानी m × 2v का स्क्वायर। तो जब इसको दोगुना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना 1/2 mv का स्क्वायर। तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 4k, यानी काइनेटिक एनर्जी जो इसका गतिज ऊर्जा था वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए बस बोले थे ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर, तो 60 to 70% क्वेश्चन जो है आपका देखते के साथ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिकी ऊर्जा किसके बराबर होता है। देखिए 3 तरह का क्वेश्चन पूछा है और ALP 2018 में ही पूछा है ना। 3 तरह का पूछा है। एक बार तो पूछा कि गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन होता है, एक बार पूछा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोग क्या कहलाता है। अब वो पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बराबर, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर। यस सर, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अधिक समझने के लिए आप PDF से इसको पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा आपको नॉलेज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए कितना शानदार, यानी फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए सर, काइनेटिक एनर्जी जो है फॉर्मूला जो होता है इस पे पुट कर दीजिए। m भी दिया हुआ है और v भी दिया हुआ है, बस दोनों का मान पुट कर देना। तो क्या जाएगा 1/2, m कितना दिया हुआ है 22 kg और v कितना दिया हुआ है v² यानी 5 का स्क्वायर। तो 11 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 × 25। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर देगा 5 यानी 275 जूल, 275 जूल, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से ये सब फार्मूला बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे इजीली बन जाएंगे, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 275 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से
5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए ऊंचाई का बात कर रहा है, ऊंचाई पे उसको रखा हुआ है, गति नहीं करवा रहा है, तो कौन सा सर पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का बात हो रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने बताया mgh, क्या बताया mgh। तो देखिए m का मान, देखिए h का मान और देखिए g का मान सब दिया हुआ है। यानी m का मान कितना दिया हुआ है 14, g का मान कितना दिया हुआ है 9.8 और h का मान कितना दिया हुआ है 5। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, और गुना करने पर कितना आएगा, तो ये गुना हो जाएगा आपका 5844 यानी कि हो जाएगा 6, देखिए लास्ट इकाई 6 2 में है 686 जूल, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 686 जूल। मैथ आप लोग पढ़ते होंगे, यूनिट डिजिट का इस पर कंडीशन लगाए हम और इसका आंसर आपको दे दिए। 40 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 1 जीरो हो जाएगा पॉइंट के बाद, किसी से तो जीरो हट गया। अब जो होगा क्या होगा उसी के अनुसार आप करेंगे कि 9 5 जब 45, 45 और 4 क्या हो जाएगा 49 का 9 हाथ में 4, यानी 9 डिजिट हो गया इसका, इसका भी यूनिट डिजिट 4 हो गया, तो 9 4 36, यानी यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। तो 2 में 6 था बट एक में मीटर था और एक में जूल था, तो हमको ऊर्जा निकालना है, तो जो ऑप्शन होगा वो जूल में होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो उस वस्तु का वेग ज्ञात करें। देखिए बोले ना फॉर्मूला बेस्ट है, यानी आपको अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन चुटकी में बनेगा, चुटकी में। देखिए कैसे बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 120, हाफ m का वैल्यू दिया हुआ है और आपको भी क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए 15 से ये 8 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 बार इंटू होगा यानी 16 हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 16, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 किसका स्क्वायर है 4 का, यानी 4 हो जाएगा। तो अब बोलेगा वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा उसका वेग होगा 15 kg वाले वस्तु का, तभी वह 120 जूल यानी उसका गतिज ऊर्जा हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग गोलीबारी करेंगे। देखिए आ गया ना कि बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है। देखिए बंदूक तो आपके पास नहीं होगा बट एक एग्जाम्पल हम दिला देंगे कि कहीं पर रेत गिरा हो, बालू गिरा हो, तो कुछ ऊंचाई तक उठा के एक पत्थर को आप गिराएंगे तो बालू के अंदर क्या होगा धंस जाएगा, बालू के अंदर धंस जाएगा। वही बोल रहा है कि भीतर गहराई से चली जाती है यानी अंदर चली जाती है, या पानी में भी आप देख सकते हैं वो जो जाती है वो भी उसका क्या होता है एक जो ऊर्जा होता है, वो कौन सी ऊर्जा है इसमें आपसे पूछ रहा है कि बंदूक से चली गोली जो है वो बहुत अंदर तक चली जाती है, तो इसमें कौन सा एनर्जी जो है वो निहित होता है। तो गोली क्या हो रही है चल रही है, वो एक गति में है, अगर हम गोली को ऐसे ही सटाएं तो जाएगा नहीं जाएगा, यानी जितना ज़्यादा उसका वेग होगा, जितना ज़्यादा उसका वेग होगा उतना ही ज़्यादा वो अंदर जाएगा। तो समझ लीजिए इसका गतिज ऊर्जा आंसर हो जाएगा। एक बात और समझा देंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेग पर डिपेंड होता है, हम लोग पहले भी चर्चा किए कि वेग जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है m जो है वो तो कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा इस वस्तु का, किसी भी वस्तु का, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसके वेग पर डिपेंड करता है और पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई पे। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग का जो किसके लिए परिवर्तन करता है ना, टरबाइन जो है, टरबाइन का जो हम लोग यूज करते हैं पानी और हवा का प्रयोग करके, वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इस बात को टरबाइन क्या है कि हम जानते हैं सर कि टरबाइन जो है वो क्या करता है कि गतिज ऊर्जा यानी विद्युत उत्पन्न करने का ये क्या है यंत्र है। तो बहता पानी या हवा को यानी क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा, बहता पानी या हवा यानी वो गति में है, पानी बह रहा है तो गति में, हवा बह रही है तो गति में, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है कौन टरबाइन, कौन टरबाइन। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, इस टाइप का चौथा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए आप लोग को और भी चकित कर देगा कि 3 बार पूछा है सर। पिछला क्वेश्चन जो इस प्रकार का देखे थे वो 2 बार पूछा था, और सेम क्वेश्चन सेम ईयर में, सिर्फ मंथ अलग अलग है। ग्रुप डी के ही एग्जाम में 3 बार पूछा है सर। 19/9/18 को शिफ्ट 3 में, 12/10/18 को शिफ्ट 2 में, और 16/11/18 का शिफ्ट 2 में पूछा। ठीक है, तो किसका हम लोग जानते हैं सर कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा में अगर गतिज ऊर्जा चला जाएगा तो बचेगा क्या सर, स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो ये देखिए ये सभी अब आप इतने बार रिवीजन कर लिए तो ये आपके माइंड में सेटअप हो गया। हमने कहा कि देखिए ऐसे ही 3 क्वेश्चन हम लोगों ने लाया। क्यों लाया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो क्वेश्चन 2 बार सेम क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, इसीलिए यह क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिए। ये आप लोग के लिए अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग के लिए बहुत ही मतलब क्या कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, वो वाला कंडीशन आप लोग के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा गतिज ऊर्जा का ही, काइनेटिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा सर? हम लोग जानते हैं हाफ mv², लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा v2² माइनस v1 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा और ये आंसर धाए से आ जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देखते हैं, 1/2 इंटू 800, अब किसका स्क्वायर करेंगे 10 का तो 100, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी 100 माइनस 25। ठीक है, ये 400 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लेते हैं। 400 इंटू 100 में माइनस जाएगा तो 75। ठीक है, 75 से इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, 4 से 20 और ये 30, यानी 30,000। तो 30,000 मतलब क्या हो जाएगा 30 किलो जूल। कितना हो जाएगा 30 किलो जूल, यानी 1 किलो जूल बराबर जानते हैं 1000 जूल होता है। तो 30,000 जूल बराबर 30 किलो जूल होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जान रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसमें मार्क्स उठा सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में जो एनर्जी का जो वेटेज होता है वो बहुत अधिक होता है। कोई भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरआरबी के द्वारा ही, एसएससी हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, या फिर टीचिंग का एग्ज़ाम हो जैसे सीटेट रीट ये सब होता है, उन सभी में भी ऐसा क्वेश्चन, यानी यहाँ से साइंस का जिस पे भी साइंस पूछा जाता है उसके लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शेयर करें, हर उस विद्यार्थी तक पहुँचाएं जो कंपटीशन एग्जाम कर रहा है, उसके पीछे संघर्ष कर रहा है, जिसके वजह से यानी इस वीडियो के वजह से उसको क्या हो सके लाभ हो सके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए मुक्त रूप से गिर रहा है तो उसके ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है नहीं होता है कि सर आप बताएं कि अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगा, और अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगा, यानी कि वो क्या होता है स्थिर होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा घटेगी, यानी ये स्थिर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन और एक शानदार न्यूमेरिकल के साथ, ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, बस आप लोग को डायरेक्शन समझना है इसमें। देखिए क्या कह रहा है कि 30 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक है यहाँ पर सेकेंड होगा, 180 मीटर पर सेकेंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है ना, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा।
है ना। प्रतिघाती वेग मतलब वो कितना स्पीड से घात करेगा किसी को भी, वह वेग हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कि सबसे पहला बात है कि ये जो एनर्जी है वो डायरेक्शन इसका क्या होगा, कि जैसे हम लोग पिस्तौल चलाते हैं, है ना, किसी भी स्पीड से पिस्तौल चलाते हैं तो उसका वेग जो है वो पीछे, यानी न्यूटन थर्ड लॉ, जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, वही कंडीशन इस पे लगने वाला है कि पिस्तौल का जो संवेग होगा और गोली का जो संवेग होगा वो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, यानी कि पिस्तौल का जो संवेग होगा और गोली का जो संवेग होगा वो बराबर होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी पिस्तौल का संवेग और गोली का संवेग जो होगा वो बराबर होगा बट अपोजिट होगा, यानी इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो ठीक है, माइनस के लिए हम लोग समझेंगे, तो इसका भी हो जाएगा एम भी और इसका भी हो जाएगा एम भी। इसमें हम लोग एम डैश भी डैश ले लेते हैं। ठीक है, एक में दे दिया है 3 kg और 180 मीटर पर सेकेंड, तो 3 kg और 180 मीटर पर सेकेंड, और एक का दिया हुआ है 40 ग्राम, एक का क्या दिया हुआ है 40 ग्राम, तो इसका क्या हो जाएगा 0.04 इंटू भी डैश, और आपको यहाँ से भी डैश फाइंड आउट करना है। तो भी डैश फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा हमें, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, अब ये 25 बार में कटेगा और V1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 25 इंटू 48। देखिए नया स्लाइड लेके करते हैं, यहाँ पे क्लियर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, देखिए नया स्लाइड लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये पिस्टल जो है वो पिस्टल वाला को हम लोग कैपिटल में सब लेते हैं, पिस्टल वाला को कैपिटल में सब ले रहे हैं। देखिए कैपिटल एम कैपिटल भी इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल भी, और ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, यानी माइनस होगा। ठीक है, कैपिटल एम का मान दिया हुआ है 3 kg, कितना दिया हुआ है 3 kg, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे या तो फिर उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, कोई एक करना ही है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 3000 ग्राम, और इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी, और इसी का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, इसी का वेलोसिटी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और गोली का जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है कितना, इसका वजन दिया हुआ है 40 ग्राम और वेलोसिटी दिया हुआ है 180 ग्राम। ठीक है, यहाँ से 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0 कैंसिल आउट, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 18/3, और वो भी माइनस में, ये 6 बार में कैंसिल आउट होगा, यानी -24। ठीक है, ये 30, यानी 2.4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए यानी 2.4 किस में, माइनस में, मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, -2.4 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ के साथ साथ आपको ये ऊर्जा का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी ऊर्जा का कंसेप्ट के साथ साथ न्यूटन्स थर्ड लॉ का भी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। जब भी हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने के दरमियान में हमारा ऊर्जा जो है वो कैसे रूपांतरण करता है, यानी किस रूप से किस रूप में बदलता है। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा जो है वो पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है, यानी रासायनिक ऊर्जा जो है वो पेशीय ऊर्जा में और पेशीय ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से 4 मीटर 41 है या 4 है ना, 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, 4 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है, 4 मीटर तक उठाया गया तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पे यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ पर 4 जो ऊंचाई है यहाँ पर h हो जाएगा, ये h हो जाएगा, यानी पहले की ऊंचाई के तुलना में
4 गुना ऊंचाई उठाया, पहले की ऊंचाई की तुलना में 4 गुना ऊंचाई उठाया, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह हम लोग क्या बताए थे, mgh होता है सर, mgh। ये पहला हो गया। और दूसरा जब हम लोग निकालेंगे pe डैश, तो pe डैश निकालेंगे तो m वही होगा, g वही होगा, h सिर्फ क्या हो जाएगा 4h हो जाएगा, यानी 4 इंटू mgh। तो कितना गुना हो गया 4 mgh, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कंसेप्ट क्लियर, फॉर्मूला क्लियर, तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। बारिश के दौरान जो ऊर्जा है वो किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कैसे, आइए समझते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित होती है। उस स्थितिज ऊर्जा का जैसे संघनन के दौरान वर्षा की बूंदें जो है वह स्थितिज ऊर्जा में होती है, जबकि बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा जो है वह गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। यानी बादल जो ऊपर में बनता है उस समय उसके अंदर कैसी ऊर्जा निहित होती है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी निहित होती है। और जब वो बारिश से बूंद बूंद से होकर गिरती है तो कैसा हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, इस समय वो गति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। कौन कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है यहाँ से आपको समझना है और आंसर देना है। क्या कि घर की छत पर रखी घड़ी है ना, वो होगी सर। घर की छत पर रखी ईंट वह एक स्थितिज ऊर्जा हो, क्योंकि वो रखी हुई उसकी स्थिति के कारण उस पर कुछ ऊर्जा होगी। उसके बाद क्या है, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है तो उस पर कैसा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए घड़ी का यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि सर घूम रहा है, इसका मतलब तो वो गति कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, गतिज ऊर्जा होना चाहिए। लेकिन उसका जो कमानी होता है उस पर स्थितिज ऊर्जा निहित होता है, तभी वो घूमती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। संपीड़ित स्प्रिंग यानी उसको अगर संपीड़ित करके रखे हैं, दबा के रखे हैं, तो वो क्या होगा, वो भी स्थितिज ऊर्जा में होगा। जब उसको छोड़ेंगे तब वो गतिज ऊर्जा में आएगी। उसके बाद जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, यानी संग्रह पानी है, बह नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि चारों का चारों में स्थितिज ऊर्जा निहित है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु में विशेष अवस्था या अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे अस्थायी ऊर्जा कहते हैं। घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, यानी ये चारों ही क्या है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें देखिए गलत छांटने के लिए आपको चारों के बारे में जानना जरूरी हो, तभी आप इससे गलत छांट सकते हैं, नहीं तो गलत कैसे छांटिएगा कि कौन वाला क्वेश्चन हमारा गलत है। ठीक है, तो छांटने के लिए देखिए इसमें हम लोग करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन गलत है और कौन सही। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, सही बात है कि स्थितिज ऊर्जा होती है, जब तक उसको हम दबाए रखें तब तक उसमें स्थितिज ऊर्जा है, जैसे उसको हम लोग छोड़ेंगे वो गति में आ जाएगा। उठाए हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, हाँ उठाए हुए हैं, जब तक उसको उठा के रखे हुए तब तक उसमें स्थितिज ऊर्जा है, जब उसको छोड़ेंगे तो वो गति में आ जाएगा। बांध के जल में गतिज ऊर्जा, देखिए यही तो रॉन्ग हो गया। हम लोग बांध वाला क्वेश्चन देखें, पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं और इस पे भी वही क्वेश्चन आ गया, यानी यही हमारा गलत है। गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा होती है, ये तो सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा गलत है, इसलिए यह सही आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मतलब उलझाने की कोशिश करेगा तो आपको उलझना नहीं है। ठीक है, देखिए जो हम लोग सरप्राइज की बात कर रहे थे वो इस प्रकार का, अब हम लोग कुछ ही दिनों में एनिमेशन क्लास लाएंगे, एनिमेशन वाला क्लास लाएंगे जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे अभी हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, बोल रहा है कि जो चित्र दिया हुआ है उस चित्र को देखिए और बताइए कि कौन सा यहाँ पर जो कथन है वो आपको इसके संबंध में लगता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा जो होगा वो इसके इस चित्र के संबंध में सही है। दोनों वाहनों में गुरुत्व स्थिति ऊर्जा है, नहीं गुरुत्व स्थिति ऊर्जा नहीं, ऊपर से ऊपर ले नहीं जा रहे हैं या ऊपर से गिरा भी नहीं रहे हैं, ये तो नहीं होगा। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर 2 वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नो ये भी नहीं होगा। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशी ऊर्जा तो होगा ही नहीं, क्योंकि
आदमी जो बैठा हुआ वो तो ड्राइव कर रहा है, ऊर्जा बस में या बाइक में लग रहा है। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा, ये सही होगा कि दोनों ही वाहन क्या है, गति में है, इसीलिए इस चित्र के अनुसार ये कथन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही वाहन जो है वो गति में है, इसीलिए इसका जो होगा गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गति क्या होगी। अगर साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो देखिए क्या बोलते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होता है वह वेलोसिटी यानी वेग पर डिपेंड करता है। वेग पर, अगर वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी और वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा भी घटेगी। तो साइकिल का दोगुनी कर दे रहा है गति को। तो देखिए पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला लिख के रख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। अब क्या कर रहा है, गति को दोगुना कर दे रहा है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको दोगुना कर दे रहा है यानी इसको k डैश मान लेते हैं। तो 1/2 m और इसका दोगुना कर दे रहा है यानी 2v का स्क्वायर दोगुना कर दे रहा है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 1/2 m इंटू 4v², क्या हो जाएगा 4v², यानी ये 4 गुना हो जाएगा 4 इंटू हाफ इंटू mv², यानी ये जो है कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में क्या समान है, यानी ये आपका क्वेश्चन ही है और ये आपका आंसर है। ठीक है, कि इसमें कौन समान है, इस चीज़ को समझना होगा आपको। कि एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की की कांच तोड़ सकता है। ठीक है, तेज गति से आ रहा है, गति का बात हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, फिर गति का बात हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है, चलती यानी इसमें भी गति का बात हुआ है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकता है, यानी चला सकता है, ये भी गति का बात हुआ है। यानी इन चारों कथनों में क्या समानता है, गतिज ऊर्जा का, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन 1-2 सेट करता है इसीलिए कि वो देखना चाहता है कि बच्चे के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है या कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी के 24/10/2018 के शिफ्ट 2 में पूछा है, शिफ्ट 1 में पूछा गया यह क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ये सेशन बहुत ही शानदार रहा, तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। शेयर इतना करें कि जिस किसी को भी इस वीडियो की आवश्यकता होगी उसको लाभ मिल सके। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 36 में सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, लंबवत किधर फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसके भीतर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये अपवाद वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए भी सही होगा और सी भी सही होगा। देखिए दोनों ही सेम ऑप्शन दिया हुआ है। और ग्रुप डी आरआरबी जो है, ग्रुप डी का ये क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। उस समय क्या हुआ था कि दोनों में ही जो कोई एक मारा है उसको मार्क्स मिला हुआ था। देखिए उसका जो नोट ये है उसको मैंने इस पे लगाया, डिस्क्रिप्शन पे लगाया है कि ए और सी दोनों ही सही है। आरआरबी ने इसका सही उत्तर विकल्प सी माना था। क्या माना था, सी माना था, क्योंकि वो सी को सोच के ही ये ऑप्शन सेट किया था। तो जो सी लगाए थे उसको 1 मार्क्स मिला था। और इस पे थोड़ा बहुत आंदोलन भी हुआ था बच्चों के द्वारा कि किसी वस्तु में इसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता, गतिज ऊर्जा, ये सभी आप जानते हैं, बस ऑप्शन को आपको चूज करना था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों के समक्ष मैंने लाया। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन कि ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो किसी एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती। कौन सा है जो साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं होती,
ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सभी क्या होती है, उत्पन्न होती है। और उत्पन्न क्या नहीं होती, रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि प्रथम चरण ही रासायनिक ऊर्जा, यही तो बदलता है पेशीय ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा ही किस पर बदलता है, पेशीय ऊर्जा में, और पेशीय ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं के मध्य परमाणुओं की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों के आपसी स्थिति के कारण होता है। अतः रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलने से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण होता है पेशीय ऊर्जा में, इस बात को याद रखिएगा। तो ये हमारा सेशन आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग भौतिकी में यांत्रिकी का ऊर्जा वाला चैप्टर कर रहे थे, जो आज हमारा क्लियर हो गया। ये सभी चैप्टर का कितना बड़ा कलेक्शन है, देखिए इस पे वर्क भी आया, बल भी आया, न्यूटन लॉ भी आया, यानी इस पे वो तीनों चैप्टर नहीं थे, इसीलिए हम फर्स्ट में ही कहते कि ऊर्जा जो है वह उन तीनों का क्या है, बाप है। ठीक है, तो ये हमारा कार्य हो गया। कौन कौन सा टॉपिक हो गया हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कार्य हो गया, शक्ति हो गया, द्रव्यमान हो गया, न्यूटन के गति के नियम हो गया, ऊर्जा हो गया। अब हम लोग आगे बल और रैखिक संवेग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं वो OX स्मार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। बेल आइकन के प्रेस करने से क्या होता है कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहता है। इस PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वहां से ज्वाइन होने में आपको कोई समस्या हो रही है तो टेलीग्राम में सीधे सर्च कीजिएगा OX स्मार्ट एकेडमी, और आप चैनल में या डिस्कशन ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि उस पर आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि उसके स्टोरी पर हम लोग प्रीवियस ईयर का क्विक रिवीजन वाला क्वेश्चन लगाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बताते समय हम बोलते हैं ना कि ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है बार बार, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग इंस्टाग्राम के स्टोरी पर लगाते हैं विथ ऑप्शन। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक आपको करना ही करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।